एक बार फिर मैं आप सभी के सामने हिंदी निबंध के एक टॉपिक को लेकर के आया हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पटना हाई कोर्ट में असिस्टेंट का जो डिस्क्रिप्टिव मेंस एग्जामिनेशन होना है, उसमें निबंध जो है वह एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा, चाहे वो हिंदी में हो या फिर वो इंग्लिश में हो। तो आइए बिना देर किए मैं आज एक नए टॉपिक पर आप सबको ले चलता हूं, जिसे हम आधुनिक शिक्षा प्रणाली के नाम से जानते हैं। विशेषकर भारत के संदर्भ में जो ये टॉपिक है, ये है आधुनिक शिक्षा प्रणाली। जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, इसकी बात करनी है। और इस तरह के निबंध जो हैं वो पटना हाई कोर्ट के डिस्क्रिप्टिव मेंस में पूछे जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि काफ़ी छोटा रखना है, कॉम्पैक्ट रखना है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें डालने को होनी भी नहीं चाहिए और आपको बहुत डरना भी नहीं चाहिए। निराश मत होइएगा। जब भी हम लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो लगातार जब आप निराशा के सागर में डूब रहे होते हैं तो फिर ना उबरना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मन को खुश रखना और आराम से अपनी तैयारी करना। अभी हम लोग उसको बात करेंगे आधुनिक शिक्षा प्रणाली की, मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन की। कैसे इसको डील करेंगे, क्या होना चाहिए इसमें, एक अच्छे निबंध को हम किस प्रकार लिखेंगे। देखो, सबसे पहले ना आप बता दीजिए शिक्षा क्या है। यहां पर आधुनिक शिक्षा प्रणाली, और यह प्रणाली यानी कि सिस्टम। तो सबसे पहले शिक्षा क्या है भैया? शिक्षा एक ऐसी चीज है ना जो जीवन भर चलते रहती है, अनवरत चलते रहती है, निरंतर चलते रहती है, लगातार चलते रहती है। शिक्षा के माध्यम से हमें कुछ सीखने को मिलता है, हम ज्ञान अर्जन करते हैं, जिससे कि मानव का, मनुष्य का, हम सभी का सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, हमारी पर्सनालिटी निखरती है। इसलिए किसी मनुष्य को शिक्षा देना बेहद जरूरी है, क्योंकि फिर वो सभ्य बनता है असभ्य से। शिक्षा किसी मानव को सभ्य बनाती है, याद रखिएगा, और उसके सर्वांगीण विकास में काम करती है। तो अब टॉपिक है कि आधुनिक शिक्षा कैसी है, यह प्रणाली जो है ये कैसे काम कर रही है, आधुनिक शिक्षा की प्रणाली। तो मन में यह भी आना चाहिए कि इसका मतलब प्राचीन काल में शिक्षा कैसे थी हमारी। इन सब चीजों पर हम लोग ये करेंगे। सबसे पहले आप शिक्षा की परिभाषा दीजिए। ठीक, शिक्षा की परिभाषा। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण विकास होता है। शिक्षा की परिभाषा जैसा भी, जो बहुत सिंपल हो, इसमें ना कोई बहुत ज्यादा बुकिश लैंग्वेज डालने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा माध्यम है जिसे मानव का सर्वांगीण विकास होता है। यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। यह अनौपचारिक और अनौपचारिक दोनों हो सकती है, यानी कि यह जीवन भर अनवरत यानी चलने वाली प्रक्रिया है। इसके माध्यम से हम ज्ञान अर्जित करते हैं। या मनुष्य इसके माध्यम से ज्ञान अर्जित करता है। तो जब हम इन सभी चीजों की परिभाषा में
आप अगर मान लो सपोज कि 400 या 500 शब्द में लिखना है, तो आपकी जो परिभाषा है ना 40 से 50 शब्दों में हो जाए तो उसको समाप्त कर दीजिए, कि इसके माध्यम से हम सीखते हैं, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और जाहिर सी बात है कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली क्या है ये, तो हमें बताना पड़ेगा कि जो आधुनिक शिक्षा की जो प्रणाली है, आधुनिक शिक्षा की प्रणाली यह आधुनिक शिक्षा प्रणाली ब्रिटिश शासन की देन है। ब्रिटिश शासन की देन, यह ब्रिटिश शासन की देन है। 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में जो है मैकाले ने इसको लागू किया था भारत में, और वहीं से हम आधुनिक शिक्षा प्रणाली को लेकर के चलते हैं। अंग्रेजों ने जो शिक्षा प्रणाली हमें दी वो कैसी प्रणाली थी? वो सिर्फ क्लर्क पैदा करना चाहते थे। वो चाहते थे कि रंग रूप में तो भारतीय, लेकिन दिलो दिमाग विचारधारा से अंग्रेज चाहिए थे उन्हें, जो उनके लिए लिखा पढ़ी का काम करने वाले बाबू होते, क्लर्क होते, रतंट विद्या में माहिर, पहाड़ा रट्टा मारा, क ख ग घ अंग ABCD रट लिया, और रटंत विद्या के आधार पर एक नौकरी पाली, और उसी के आधार पर आगे बढ़ चले। तो अंग्रेजों ने इस आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की थी, और हम नौकरी के पीछे उसके बाद जो है भागने लगे। हालांकि इसको यहां पर अंतर यह भी दिखा देना कि जो प्राचीन काल की जो शिक्षा व्यवस्था थी और उसमें और इसमें अंतर क्या है। जो प्राचीन काल की शिक्षा थी, याद रखिएगा, जो चीजें मैं बोलता जा रहा हूं, क्योंकि सब कुछ यहां पर लिखना संभव नहीं है कि मैं पूरा का पूरा एक ऐसे आपको लिखा दूं, लेकिन मैं आपको पॉइंट्स देता जाऊंगा जिसके आधार पर आपको एक संरचना तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने परिभाषा दिया, उसके बाद हमने बताया कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली है क्या। तो भैया ये अंग्रेजों की देन है। अंग्रेजों को ऐसे भारतीय चाहिए थे जो उनके ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य को बनाए रखने में मदद कर सके, रतनटू तोते जो हैं वो आ सके उनके लिए, ठीक है, और बदले में भारतीयों को एक 2 कौड़ी कुछ समय की नौकरी मिल जानी चाहिए थी, इतने में वो संतुष्ट हो जाते थे। फिर प्राचीन काल की शिक्षा से कैसे आधुनिक काल की शिक्षा। प्राचीन काल में एकदम अगर हम लोग चले जाएंगे ऋग्वैदिक काल, उत्तरवैदिक काल में, तो गुरुकुल वाली शिक्षा प्रणाली थी। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में बेसिकली कुछ विषयों पर जोर दिया जाता था, धार्मिक ग्रंथों पर ज्यादा जोर होता था। फिर मध्यकाल में हमने देखा कि कहीं ना कहीं शिक्षा पर थोड़ा असर तो पड़ा ही। नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय जो हैं बर्बाद कर दिए गए। और उसके आगे हम आते हैं तो सीधे आधुनिक काल में अंग्रेजों ने मोर्चा थामा है, और मैंने बताया कि कैसे उन्होंने अपने हिसाब से अपने सत्ता को बनाए रखने के लिए उन्होंने आधुनिक शिक्षा प्रणाली की स्थापना की। इन चीजों को छोटे से शॉर्ट में डील करने के बाद, बहुत ज्यादा आपको नहीं जाना है कि प्राचीन काल में गुरुकुल की व्यवस्था थी, लेकिन फिर मध्यकाल में भी वो व्यवस्था जो है वो धराशायी हुई। अंग्रेजों ने अपने टाइम में जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था लाई, उसमें थोड़ा सा जो पुट था वह यह हुआ कि उन्होंने स्त्री शिक्षा के भी प्रयास किए, और सभी जातियों को जो है शिक्षा देने की कोशिश तो की। हालांकि सही अर्थों में भारत में जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली हम लोग देखेंगे ना, वो स्वतंत्रता के बाद है। तो इस वाले पोर्शन को समाप्त करने के बाद की यह देन है ब्रिटिश काल की, हम आ जाएंगे कि आधुनिक शिक्षा व्यवस्था या शिक्षा प्रणाली को तरीके से समझने के लिए हमें भारत को स्वतंत्रता
मिलने के बाद से लेकर आधुनिक शिक्षा प्रणाली को तरीके से समझने के लिए हमें भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद से लेकर वर्तमान तक का अध्ययन करना पड़ेगा या समझना पड़ेगा। ठीक है, एकदम शॉर्ट में आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि यहां पर निबंध जो होगा वो शॉर्ट होगा, और अगर बीपीएससी टाइप का अगर आपको निबंध की तैयारी करनी पड़ेगी तो उसमें कमोबेश आपको 700 शब्दों का निबंध लिखना होगा। तो तरीका यही रहेगा। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में हम आ जाएंगे स्वतंत्रता के बाद, क्योंकि जो होना था अंग्रेजों के द्वारा वो तो हुआ, लेकिन स्वतंत्रता मिलने के बाद हमने क्या किया है। तो स्वतंत्रता मिलने के बाद आपको दिखाना होगा कुछ कुछ चीजें कि जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है उसको हम दो भागों में बांट करके देख सकते हैं। हम सबको ज्ञात है कि भारत ने एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है, और शिक्षा को हम दो भागों में बांट करके देख सकते हैं, उसके बाद उनके गुण और दोष। तो यहां पर हम देखेंगे आधुनिक शिक्षा प्रणाली को। यहां समझाने के उद्देश्य से मैं फ्लो चार्ट दिखा रहा हूं, आप मत दिखा दीजिएगा। निबंध में फ्लो चार्ट से बचना चाहिए। आप डाल सकते हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन वो रिदम बिगड़ना नहीं चाहिए। आप चाहें तो डाल सकते हैं, मैं नहीं यूज करता था, लेकिन मेरे कई परिचित साथी जो कि यूपीएससी में सिलेक्टेड हुए वो फ्लो चार्ट का भी यूज करते थे, एक डायग्राम का भी यूज करते थे। तो सबका अपना अपना तरीका होता है, निबंध का कोई एक बंधा बनाया तरीका नहीं होता है। बस आप ये समझ लीजिए कि आपको एक टॉपिक मिला और आपने उसे पढ़ने वाले को बांध करके रख दिया, तो आप मान के चलिए कि आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। तो कोई एक तरीका नहीं होता, एक बंधा बनाया तरीका नहीं होता है। निबंध लिखना एक कला है, लेकिन कलाकार के अलग अलग फन होते हैं। बस उसी टाइप से आप समझ लीजिए कि अलग अलग कलाकार अपने अलग अलग कला दिखा करके निबंध में अच्छे से मार्क्स ले आते हैं। तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली को हम लोग देख सकते हैं भारत की स्वतंत्रता के बाद। एक तरफ तो सरकारी शिक्षा, और दूसरी तरफ निजी शिक्षा। ठीक है, इन दोनों को दिखाना कि सरकारी शिक्षा, इसका गुण दोष और इनका गुण दोष। निजी शिक्षा के गुण, सरकारी शिक्षा के गुण। सरकारी शिक्षा जब आधुनिक भारत में, यानी कि स्वतंत्र भारत में आधुनिक जो शिक्षा प्रणाली है, इसका अगर हम लोग फायदा देखेंगे ना, तो देखो सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने कोशिश की है। हमारे संविधान तक में इसकी चर्चा है। आप संविधान वाला पोर्शन भी डाल सकते हैं, डालना ही चाहिए, डाल सकते हैं क्या, कि भारतीय संविधान का जो भाग 4 है डीपीएसपी का, राज्य के नीति निषेधक तत्व, उसमें एक अनुच्छेद 45 था, है 45। अनुच्छेद 45 में पहले क्या कहा गया था कि जो 6 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिले, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है जो हमारे देश में अच्छे नागरिक बनाएगी। और जब हमारे देश में अच्छे नागरिक हो जाएंगे ना, तो हमारा समाज और हमारा देश अपने आप एक विशिष्ट पहचान वाला देश बन जाएगा। ठीक है, शिक्षा हमें जाति में बांटने से रोकती है। वास्तविक शिक्षा, सकारात्मक शिक्षा, नकारात्मक शिक्षा नहीं। शिक्षा के भी कई आयाम हो सकते हैं, वो सकारात्मक भी हो सकती है, वो नकारात्मक शिक्षा भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप शिक्षा दे कैसे रहें। तो आप देखेंगे कि सरकारी शिक्षा, इसके गुण क्या हैं भाई? अवेलेबल फॉर ऑल, जो प्राथमिक एजुकेशन है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया है, कंपलसरी कर दिया गया है। तो ये इसका गुण है। जाति पाति कुछ नहीं देखा जाता, सबको दिया जाता है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो। आपका जेंडर यानी कोई लैंगिक भेदभाव जो है वो इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। तो ये चीजें आप दिखा देना, और दिखाना कि
स्वतंत्रता के बाद से अभी तक कितना काम हुआ है, कितने स्कूल कॉलेजेस खोले गए, सच में खोले गए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। फिर स्वतंत्रता के समय जो हमारे शिक्षा का लेवल था, साक्षरता का स्तर था, लिटरेसी रेट, आज वो कितना बढ़ चुका है। 2030 तक हम 100% साक्षरता के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। ठीक है, सरकारें कोशिश कर रही हैं। तो एक तो ये चीज, दोष में अगर हम देखेंगे सरकारी शिक्षा में, तो उतने योग्य शिक्षक नहीं आ पाते हैं सरकारी क्षेत्र में, यह हम आप सभी जानते हैं, इसमें किसी को नाराज होने की जरूरत नहीं है। ये स्पष्ट है कि सरकारी विद्यालय से पढ़ा हुआ छात्र जो है वो कमजोर ही इसलिए होता है क्योंकि उसको अच्छे शिक्षक नहीं मिलते हैं, यह स्पष्ट है। इसमें सरकार का भी फेल्योर है। आप दिखा सकते हैं कि सरकारें भी यहाँ पर जो है वो थोड़ा, उनका भी जो उनकी भूमिका है वो सही नहीं रही है। कम से कम शिक्षा के मामले में उनको सख्त रवैया अपनाना चाहिए था। तो एक तो सरकारी शिक्षा में दोष शिक्षकों का नहीं आ पाना, योग्य शिक्षक नहीं होने। ठीक है, यही कारण है कि जो सरकारी स्कूल में नौकरी तो सरकारी चाहिए लेकिन स्कूल सरकारी नहीं चाहिए। क्यों भाई? तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो इस तरह से आप वहां पर दिखा सकते हैं कि सरकारी विद्यालयों में भी जो कई बार जो शिक्षक होते हैं उनको चुनावी कार्य में पकड़ा दिया जाता है, मिड डे मील प्रोग्राम में वो रहते हैं। तो एक शिक्षक का काम होता है शिक्षा देना, बाकी सभी कामों के लिए जो अलग से जो कर्मचारी होते हैं उनको इसमें संबद्ध किया जाना चाहिए, इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर, बहुत सारे दोष हैं, ऐसा नहीं कि जो सिर्फ मैं मेंशन कर रहा हूं, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। फिर हम अगर इधर आ जाएंगे निजी शिक्षा में, तो गुण भाई अप टू द मार्क होते हैं, गुणवत्ता जो है इनमें उच्च कोटि की होती है, तभी लोग देखिएगा कि अपने बच्चों को निजी प्राइवेट स्कूलों में जो है वो पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, और दोष में महंगे बहुत होते हैं। ठीक है, एकदम पैसा आपका खून चूस लेते हैं। ये कुछ कुछ चीजें हैं जो हमारे यहाँ दोष है। फिर और भी अगर ओवरऑल हम देखते हैं शिक्षा प्रणाली में, तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली ने हमें तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की ओर मोड़ा है। याद रखना कि इन चीजों को दिखाना कि जो तकनीकी शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा, ये पहचान है आधुनिक शिक्षा प्रणाली की। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की पहचान है तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा। हालांकि ओवरऑल जैसे मैंने भी कहा कि सरकारी शिक्षा और निजी शिक्षा, इन सबके अलावा अगर हम लोग देखेंगे ना इनके गुण और दोष पर आधुनिक शिक्षा प्रणाली के, तो अगर गुण की बात करेंगे तो मैंने बताया कि अब स्त्रियों को भी शिक्षा मिलने लगी है, वो अपने घरों की चार दीवारी से जो है वो बाहर निकलने लगी हैं। अब हर जाति हर वर्ण के लोग जो हैं, किसी के पढ़ने पर कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, ये तमाम चीजें जो हैं ये आधुनिक शिक्षा प्रणाली के गुण हैं। हमारे इसी आधुनिक शिक्षा प्रणाली ने, आप देखिएगा हमारे स्वतंत्रता संग्राम में कई बड़े बैरिस्टर्स दिए, बैरिस्टर्स प्रोफेसर में थे लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में उतर गए। तो कहीं ना कहीं धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन की भी अपनी एक भूमिका रही कि अंग्रेजों की शिक्षा प्रणाली से भारत में एक मध्य वर्ग का उदय भी हुआ था, जिसने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को राह तो दिखाई थी। ये सब आप बीच में डाल दिएगा, जो मैंने फ्लो एक बताया है उसी फ्लो में आपको बीच में डालना है। ठीक है, इसीलिए निबंध लिखने से पहले आप एक रफ वर्क कर लीजिएगा। रफ वर्क करने से क्या होता है कि आपको पता होता है कि कैसे क्रम से ले जाना है। तो जहां पर गुण होगा वहां पर गुण दिखा देना, जहां पर दोष होगा वहां दोष दिखाइएगा। अब आप देखो, गुण होता था पहले जो है छात्र अपने शिक्षकों की बहुत कद्र किया करते थे, शिक्षक भी उनके साथ प्रोफेशनल नहीं होते थे। लेकिन आज क्या हो गया है, हम किसी एक पक्ष को नहीं ये कर सकते हैं कि मैं अगर टीचर हूं तो मैं केवल छात्रों को कह दूं और छात्र हैं तो वो केवल टीचर को कह दे। बहुत सारे लोगों ने स्पेशली निजी क्षेत्र में इसे जो है शिक्षा देने को एक धंधा भी बना दिया है। आप इसको एकदम निसंकोच बोल सकते हैं। और दूसरी तरफ छात्र भी पहले से नहीं रहे हैं। सोशल मीडिया के युग में 90% छात्र जो है
वो पढ़ाई से दूर हो जाते हैं। 24 घंटे जब तक जगे रहेंगे उनके हाथ में मोबाइल फोन होता ही होता है। तो अगर सकारात्मक चीजों के लिए हो, सपोज जैसे अभी आप यूट्यूब पर मेरा वीडियो देख रहे हो और मुझसे कुछ सीख रहे हो, तो ये उसका सकारात्मक उपयोग है। तो कहते हैं ना कि विज्ञान जो है वरदान या अभिशाप, तो ये भी डिपेंड करता है। तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली में हमने देखा कि उसके दोष के रूप में भी कई चीजें हैं। तो जब हम गुण की बात करेंगे कि भैया आधुनिक शिक्षा प्रणाली में ऐसा नहीं है कि सब कुछ बुरा ही बुरा है, अच्छा भी है, उसको आप दिखाएंगे कि कैसे जो है दुनिया डिजिटल हो रही है, ऑनलाइन हो रही है। अब टीचर एक जगह है और पहले वो केवल ऑफलाइन मोड में पढ़ाता था, अब वो ऑनलाइन मोड में एक बड़े क्षेत्र को कवर कर रहा है। छात्र भी नए नए तरीके से पढ़ना सीख रहे हैं, टीचर्स भी काम कर रहे हैं। लेकिन ये तो सकारात्मक पक्ष हुआ। नकारात्मक पक्ष, ऑनलाइन शिक्षा में, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में आज भी भारत में कई गरीब हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है, वो बेचारे मोबाइल फोन कहां से लाएंगे। तो एक तो हमें उस समस्या का समाधान ढूंढना है, तो आप वहां पर जाएंगे कि इस समस्या का जो समाधान होगा उसको करेंगे। यानी कि हमारा तरीका क्या होगा ऐसे राइटिंग में कि आप एक तरफ आधुनिक शिक्षा प्रणाली के एक तरफ आप उसके फायदे या लाभ बता देना या गुण बता देना, जो भी मतलब आपको जो भी लिखना हो गुण ही, ठीक है, पूरा बताते चले गए। जितने पॉइंट्स आपके पास आएंगे आप देखेंगे, इस टॉपिक पर काम करेंगे और बताते जाएंगे कि क्या क्या गुण है। उसके बाद आप इसमें बताएंगे कि क्या क्या निगेटिव है, क्या क्या निगेटिव है, और फिर इस निगेटिव का समाधान जरूर देना। समाधान क्या है, ठीक है, इसके लिए बताना सरकारी प्रयास। सरकारी प्रयास क्या है भाई? तो सरकार ने स्वतंत्रता के बाद क्या क्या प्रयास किए हैं। 1968 में पहली बार शिक्षा नीति आई, फिर 1986 में देख लो 68 और फिर 86, 92 में इसी का संशोधन हुआ, 1992 में संशोधन हुआ, और फिर अभी जाकर के 2020 में जो है नई शिक्षा नीति आई है। नई शिक्षा नीति में क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं इस पर आप बता देना कि सरकार क्या प्रयास कर रही है, कैसे वो हर बच्चे तक जो है एक्सेस बढ़ा रही है, पहुंच बढ़ा रही है अपनी, कि शिक्षा जो है हर बच्चे तक पहुंचे। क्योंकि भैया अब उसको मौलिक अधिकार बना दिया गया है 21 के अनुच्छेद 21 के क में। इन सब बातों को जोड़िएगा, यानी संवैधानिक पहलू को जरूर रखिएगा कि सरकारों को जो निर्देश मिला है उसको वो कितना फुलफिल कर रहे हैं, कितना वो पूर्ति कर रहे हैं उसकी। और उसके बाद जो है आप अपना विचार रख देना लास्ट में, निष्कर्ष में अपना विचार, ठीक, कि क्या क्या होना चाहिए। सरकारी क्षेत्र में सरकार को जो है सक्रिय हो जाना चाहिए। उनको यह नियम लेके आ जाना चाहिए कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं, उनके बच्चे वहां के सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे तो बड़ा बढ़िया हो जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ करते हैं अपने आप गुणवत्ता बढ़ेगी। यानी अपना विचार, सरकार को सरकारी स्कूलों, विद्यालयों, जो कॉलेजेस हैं, ठीक है, महाविद्यालयों, सरकारी विद्यालयों में गुणात्मक सुधार, ठीक, प्लस निजी क्षेत्र की जो मनमानी करते हैं ना, मनमानी स्कूलों में कि नहीं तुमको यही करके आना है, यही पहन के आना है, इन सब पर चाहे जो भी हो, अगर कोचिंग संस्थान भी हो तो आपको इन पर जो है अपना लिखना है आराम से कि इन सब पर जो है एक रोक लगनी चाहिए, ताकि हाँ, और छात्रों को भी ऐसा नहीं, कई बार वो भी अपनी भूमिका नहीं निर्वहन करते हैं, कभी कभी शिक्षकों पर हाथ उठा देना, नाराज हो जाना, ये सारी चीजें अच्छी नहीं है। क्योंकि शिक्षा जो है वो हमें विनर बनाती है। तो गुणात्मक सुधार की बात करनी चाहिए। इन चीजों पर ध्यान रखिएगा कि आपका जो फ्लो है वो बना रहे। यानी कोई भी निबंध लिखो तो देखो, ऐसा नहीं कि हम आपको पूरा का पूरा निबंध इसमें हम लिखवाने जा रहे हैं। आप हमेशा याद रखिएगा कि सबसे पहले आपको जो है अपना जो टॉपिक है उसको अच्छे से डिफाइन कर दो, उसका डेफिनेशन दे दो। उसके बाद सेकेंड ईयर में आप जैसे आधुनिक शिक्षा प्रणाली, उसका पूरा महत्व बता दीजिए।
महत्व बता दीजिए आधुनिक शिक्षा प्रणाली का। शिक्षा का महत्व क्या है भाई बता दो। आधुनिक और प्राचीन शिक्षा में क्या अंतर रहा ये बता दिया। उसके बाद जो है आप उसको दिखा दीजिए यहीं पर कि ये दो प्रकार से है, सरकारी प्लस निजी। और एक बार उसके बाद फिर दिखा दो आधुनिक शिक्षा प्रणाली के जो गुण हैं वो दिखा दीजिए। फिर आप आधुनिक शिक्षा प्रणाली के जो दोष हैं वो दिखा दीजिए। एक शिक्षक को आधुनिक शिक्षा प्रणाली में क्या हो गया है ना कि हम लोग सिर्फ डिग्री दे रहे हैं, डिग्री देते जा रहे हैं और लोग नौकरी के चक्कर में पूरा भेड़िया धसान हो जा रहा है। लेकिन होना क्या चाहिए था कि ऐसी शिक्षा दी जाए, व्यावसायिक शिक्षा, जिससे कि बेरोजगारी से तो हम लड़े ही लड़ें, बेरोजगारी कम ही हो, बच्चों में आत्मविश्वास भी उत्पन्न हो, उनमें आत्मविश्वास आए। ये बहुत जरूरी है। एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो अपने छात्रों को पढ़ाए तो लेकिन उनमें आत्मविश्वास भी भर दे, जिसके कारण वो कुंठित ना हो। आपने देखा होगा कोटा का, हमारे आधुनिक शिक्षा प्रणाली में इतना प्रेशर बढ़ा दिया गया है बच्चों पर कि वो सुसाइड तक कर लेते हैं प्रेशर में, मार्क्स लाने के प्रेशर में कि बाप रे बाप मुझे टॉप करना है। अगर आजकल बच्चा जो है 80% लाता है तो उसके माता पिता टेंशन में आ जाते हैं कि हमारे बच्चे ने 95% क्यों नहीं लाया। तो आप ऐसे मत कीजिए, बस अपने बच्चों को एक सही रास्ता दिखाइए और वो जो करना होगा वो कर लेगा, सिर्फ आप उसकी दिशा सही रखिए। तो हमारे आधुनिक शिक्षा प्रणाली में एक बड़ा दोष है कि हमारे छात्र जो हैं वो कुंठित हो जा रहे हैं। ठीक है, आप उनको सीधे सीधे डिग्री थमा दे रहे हैं और वो डिग्री कितने काम की हो रही है आप ये भी देखिए। एक इंजीनियर साहब हैं, उनको कह दिया जाए कि पंखा खोल के बना दीजिए तो नहीं बना पाते हैं, और एक कुशल मैकेनिक को बुला दीजिए तो वो पंखा खोल के बना देते हैं। तो कौन ज़्यादा लाभदायक हुआ हमारे लिए? जाहिर सी बात है कि जो कुशल मैकेनिक है वो लाभदायक हुए। तो आजकल हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो एकदम मैकेनियन शिक्षा पद्धति पर है। तो उसके लिए भारत सरकार का जो प्रयास है कौशल निर्माण पर, इन सब चीज़ों पर भी आप चर्चा कर सकते हैं, इन सब चीज़ों में। ठीक है, तो मैंने ओवरऑल चीज़ नहीं, लेकिन आपको एक हिंट जरूर दे दिया है कि एक तो ये टॉपिक भी महत्वपूर्ण है, इसी तरह मैं कुछ कुछ टॉपिक आगे लेता रहूँगा, आता रहूँगा आपके समक्ष, और जो आपका फ्लो रहेगा वो ऐसी रहे। और इन सब चीज़ों को बताने के बाद ना आप अपना समाधान जरूर देना, जिसमें सरकार का प्रयास दिखा देना, सरकारी प्रयास, और फिर अपने विचार कि क्या किया जाना चाहिए निष्कर्ष में। ठीक है, अपना निष्कर्ष दे दीजिए कि क्या किया जाना चाहिए, और निष्कर्ष हमेशा आशावादी हो, ऑप्टिमिस्टिक हो। ठीक है, कि हम अगर सुधार करेंगे तो निसंदेह अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि जो छात्र है वो देश का भविष्य है। जब इन्हें अच्छी शिक्षा मिलेगी तो ये खुद ही जो आगे मजबूती से बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जरूरी होता है कि उनको जो है आधुनिक शिक्षा प्रणाली में जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, एकाकी हो जाते हैं, उनसे उनको बचाने की जरूरत है। तो होप आप मेरा एक सार तत्व तो समझ रहे होंगे। तो अभी यहाँ के लिए इतना ही, फिर आगे मैं कुछ और टॉपिक्स लेकर के आऊँगा और जिसमें मैं आपको तमाम चीज़ें बताता जाऊँगा। और वैसे भी मैं अपने बीपीएससी की क्लास में जो है रोज जो है 2 बजे से 3 बजे के बीच में एसे की क्लास कराता हूँ, शनिवार रविवार छोड़ करके, जिसमें मैं अपने स्टूडेंट्स को स्टेज पे बुलाता हूँ और वो अपने विचार भी रखते हैं, लिखवाता भी हूँ। ये तमाम चीज़ें चल रही होती हैं। तो आप में से जो भी आगे भविष्य में बीपीएससी के लिए भी अगर तैयारी करना चाहेंगे तो आप यहाँ पर सादर आमंत्रित हैं। आप आकर के मुझसे मिल सकते हैं, किसी प्रकार की क्वेरी कर सकते हैं। और जो मेरा टेलीग्राम है वो भी पार्थ सिविल सर्विसेज के नाम से ही है, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोगों का प्यार जो मुझे मिल रहा है, मैं खुद भी अभिभूत हूँ उससे। और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जितना शेयर कर सकते हैं दोस्तों शेयर करें। मैं यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।